आज का जो युवा है हम देखते हैं वेस्टर्न कल्चर से ज़्यादा प्रभावित होता है। तो वेस्टर्न कल्चर का जो आकर्षण है जी। वो सेंसेस का आकर्षण, विषयों का आकर्षण। युवाओं के जीवन में एक मित्र की एक अलग भूमिका होती है, तो एक अच्छा मित्र के क्या गुण होते हैं और हमें कैसी मित्रता निभानी चाहिए? मित्र के लिए कालिदास का उदाहरण है ना, जी। कालिदास ने एक उपमा दी है कि मित्र कैसा होना चाहिए। वो मित्र बोलते हैं कि घी जैसा मित्र हो, और लहसुन होती है ना, गार्लिक, उसके जैसा मित्र ना हो। अब लगभग 10 साल तक आप अरुणाचल प्रदेश में भी रहे, तो वो वहाँ का अनुभव कैसा रहा? अरुणाचल का अनुभव इट्स एनरिचिंग अनुभव। जी। मैं जब आपके विषय में कल शाम को जब मैं रिसर्च करने के लिए बैठा, तो आपने सीए की पढ़ाई की है। तो वो एक ऐसी विषय है जिसमें लोग बहुत कुछ आगे पहुंच जाते हैं, और आप तो उस समय जब सीए की आप पढ़ाई कर रहे थे, तो वो छोड़ के विवेकानंद केंद्र से कैसे आपका जुड़ाव हुआ? स्वामी जी का अट्रैक्शन बोलिए, आकर्षण जो था वो शुरू से था। सीए होने के बाद 2 समय का रोटी तो मिल ही जाएगा, उसका कुछ चिंता नहीं है। सोचा कि कुछ स्वामी जी का कार्य करने के लिए कुछ मौका ऐसा मिलता है तो। और उस समय पुणे में था, और तरुण भारत करके न्यूज़पेपर, उसमें एडवर्टीजमेंट आई कि विवेकानंद केंद्र के लिए पूर्णकालीन करके आई है। तो भाई के साथ बात की, मैं 3 वर्ष के लिए जाके आता हूँ, देखता हूँ, अभी कुछ ज़्यादा प्रश्न नहीं है, पर जाओ, आ गया, रह गया, और केंद्र का बन गया। इतना ही सीधा है, उसमें ऐसा कुछ नहीं। बट स्वामी जी का काम करने की इच्छा थी, क्योंकि हमारे घर में देखा जाए तो यह एक परंपरा थी, ऐसा हम कह सकते हैं। माँ पिताजी दोनों, हमारे घर में कई सारे लोग आते रहते थे, और वह चलता था वैसा। उसमें से प्रेरणा मिली जी। तो सारे माँ पिताजी की पुण्य ही है, ऐसा ही है। माता पिताजी ने नहीं कहा कि ब्याह कर देते हैं, गृहस्थ जीवन में रहो, कहाँ जा रहे हो, कैसे रहोगे वहाँ? कहा उन्होंने, कहा नहीं ऐसा नहीं, लेकिन मैं एक दफा उनको कन्याकुमारी लेके आया था, देखा उन्होंने बच्चा कुछ गलत मार्ग पे नहीं है, ठीक है, तुम्हें आनंद है ना तो रहो, और फिर रह गया। ऐसा मेरे बारे में हुआ। मैं थोड़ा आपके जीवन के अनुभवों के विषय में जानना चाहूँगा। आप काफ़ी समय से, लगभग मैं आपको देखता हूँ 40 वर्षों का एक लंबे समय हो गया। तो आप जब युवा अवस्था में रहे होंगे, हमारी जो युवा अवस्था है इसमें तब आप रहे होंगे, अंतर देखते हैं उसमें कि तब आप युवा थे और अब के युवाओं में आप क्या अंतर देखते हैं? युवा युवा ही है जी। युवा के लिए आकर्षण बहुत सारे रहते हैं, और उसमें अगर युवा के सामने कोई लक्ष्य व्यवस्थित आता है, तो आज का युवा और कल का युवा, इसमें ऐसा कुछ फर्क नहीं है। बस प्रश्न है कि उसे योग्य संगति मिले, योग्य परिवेश मिले, और उस परिवेश में वह आता है तो वो भी काम में आता है। यानी हम 5 दिन के वगैरह अपने जो युवाओं के लिए कार्यक्रम होते हैं, शिविर होते हैं, उसके बाद वो इतने प्रेरित रहते हैं। 5 दिन के पहले उनको सूर्य नमस्कार भी नहीं आता था, लेकिन 5 दिन के बाद 108 सूर्य नमस्कार करने लगते हैं। जी। हम भी कुछ करेंगे ऐसा उनको लगता है। हमारे समय का कितना अधिक उपयोग हुआ, हमारा समय कैसे गए समझा भी नहीं। मोबाइल को बाजू रखते हुए भी वह रहने के लिए तैयार है। तो युवाओं में आस्था है, युवाओं में प्रेरणा है, परिवेश चाहिए। और शुरू में झिझक होती है, उस समय थोड़ा सा धैर्य लगाना पड़ता है, लेकिन एक दफा लग गया तो कोई प्रश्न नहीं। युवा युवा ही है, और युवा युवा ही रहेगा, चिरकाल ऐसा ही रहेगा, इसमें कोई फर्क नहीं होगा। जैसे मैंने देखा, आपने शोध भी का भी विषय आपका स्वामी विवेकानंद जी के ऊपर ही रहा है, तो आपने यही विषय क्यों चुना? नहीं, मैंने कोई शोध विषय वगैरह शोध नहीं किया है। स्वामी जी का अध्ययन करते रहता हूँ। अच्छा, अध्ययन करते हैं आप? जी। स्वामी जी का अध्ययन करते रहता हूँ, क्योंकि स्वामी जी चिर युवा है ना। जी जी।
और स्वामी जी चिरयुवा होने के कारण स्वामी जी को आप जितना भी पढ़े, जितने भी अधिकाधिक समझने का प्रयास करें, जी, जी। उतना आपसे आपको आनंद नहीं आता है। और हर समय स्वामी जी का जीवन हो या स्वामी जी के सारे जो व्याख्यान है ना, उसमें एक जो महत्वपूर्ण बात है कि आप जितनी बार उनको पढ़ेंगे ना, उतना आपको नया कुछ ऐसा ही मिलता रहता है। इसलिए मैं तो सबको कहता हूँ कि जी। स्वामी जी रोज पढ़िए, रोज स्वामी जी पढ़ते हैं तो उसका परिणाम निश्चित रूप से होता है। इसलिए स्वामी जी का जीवन भी, स्वामी जी का जीवन हमारे जैसा ही है वैसे, यानी युवाओं का जीवन जिस प्रकार से सब प्रकार के प्रश्न उनके सामने थे, लेकिन फर्क इतना ही है कि उनके सामने लक्ष्य था, ध्येय था। जी। वो ध्येय अगर सामने आता है ना, तो सच्ची मैं बताता हूँ, आज का युवा भी वो ढूंढता रहता है, उसे कुछ मिलता ही नहीं है और फिर वह कहीं भटक जाता है। तो उसको ध्येय कैसा मिले, उसको ध्येय मिलता है तो निश्चित रूप से फर्क होगा। प्रश्न ही नहीं, ये उसमें बहुत पोटेंशियलिटीज है। आज का जो युवा है हम देखते हैं वेस्टर्न कल्चर से ज़्यादा प्रभावित होता है, तो वहाँ पे विवेकानंद केंद्र किस तरीके से अपनी भूमिका निभाता है कि वो इससे लोग जुड़े, इससे सीखें, नए नए विचार सीखें, किस तरीके से काम करता है, क्या कार्य है विवेकानंद केंद्र का अगर देखा जाए? विवेकानंद केंद्र ने एक तो वेस्टर्न कल्चर का जो आकर्षण है, वो सेंसेस का आकर्षण है, विषयों का आकर्षण, और विषयों का आकर्षण हावी होना ये कोई नई बात नहीं है। देखिए मनुष्य है, मनुष्य को सेंसेस है और सारे विषय जो है वह अधोगामी है, तो वह आकर्षण करना और वह युवा उसमें बह जाना ये तो बड़ा स्वाभाविक है, मनुष्य का स्वाभाविक है, युवा का क्यों। लेकिन विवेकानंद इस प्रकार से ऐसा परिवेश देने का प्रयास करता है कि आप आइए, अनुभव तो कीजिए। इसलिए युवाओं के लिए प्रतियोगिता होती है, आप प्रतियोगिता में भाग लेते हैं तो स्वामी जी के जीवन को स्पर्श होता है। अब यह स्पर्श होने के बाद जैसे ही अपने सारे युवा कार्यकर्ता उनके साथ जुड़ जाते हैं तो खेलना है, हंसना है, आनंद में, और यह सारा करते करते उसको एक अनुभव आता है कि अरे मैं आज 4 घंटा 5 घंटा इनके साथ रहा, आनंद में रहा। वो आनंद जो है वह उसको और चाहिए, इसलिए फिर वो 5 दिन के शिविर में आता है। 5 दिन के शिविर में उसको और अनुभूति होती है, और उस अनुभूति के कारण कि मुझ में क्षमता है, जो स्वामी जी कहते हैं ना कि युवाओं में आस्था है, युवाओं में मेरा विश्वास है, वो मेरा कार्य सिंह जैसे पौरुष से करेंगे। तो यही उसको भी समझता है कि अरे मैं कल 2 चीजें मुझे नहीं आती थी, आज मैं इतना कुछ जानता हूँ, इतना कुछ समझता हूँ। इसलिए हम भी युवाओं को कहते हैं कि विवेकानंद केंद्र यह एक्सपीरियंशियल MBA कोर्स है। यहाँ एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, अनुभव मिलेगा, और उस अनुभव के जरिए आप जो भी कुछ है वो कर सकते हैं। तो वो मिलता है तो युवा और जुड़ जाता है और आता है। तथापि फिर भी आजकल के दिनों में जो सैलरी, सर्विस और इसका जो चक्कर है और परीक्षाओं का चक्कर है, उस चक्कर से युवा थोड़ा बाहर निकलना बड़ा कठिन होता है। जो आता है वो रहता है, बहुत अधिक मात्रा में रहता है, लेकिन ये एक थोड़ा चैलेंज तो निश्चित रूप से है। एक सामान्य विद्यार्थी में और एक विवेकानंद केंद्र से जुड़े विद्यार्थी में आप क्या अंतर देखते हैं? विवेकानंद केंद्र से जुड़ा हुए विद्यार्थी में आत्मविश्वास है जी, किसी भी परिस्थिति का सामना करने की उसमें क्षमता है, और जो भी बात है बिना झिझक से वो सामने रखेगा कि हाँ ये मेरी ऐसी मान्यता है, और वह आप अगर कहते हैं तो वो स्वीकारने के लिए भी उसकी तैयारी रहती है। तो यह जो विशेष है ना, क्योंकि उसको एक प्रकार का क्लास कंट्रोल जो संस्कार वर्ग लेता है, उसको बाद में अगर वह शिक्षक करके लगता है तो उसको कभी क्लास कंट्रोल या कभी प्रश्न रहा नहीं, क्योंकि अनेक प्रकार के बच्चे आए, अनेक प्रकार के बच्चों के साथ अनेक प्रकार की चीजें उन्होंने की,
और इसलिए उनको कभी उसका कष्ट नहीं होता था, प्रश्न नहीं आता है। तो यह जो है ना कि करने के कारण, प्रत्यक्ष अपने जीवन में लाने के कारण उनमें यह जो आत्मविश्वास बनता है, आत्म सम्मान, आत्म गौरव, यह जो उनमें आता है वह बड़ा महत्वपूर्ण है। और उसके कारण वह जीवन का आनंद लेना है तो हमें अपने पे ही काम पहले करना है, वो यह बात जानता है और ये फर्क उसमें आपको जरूर दिखेगा। कोई भी विद्यार्थी हो या जॉब में हो, जहाँ भी हो, लेकिन एक विषय चयन के समय समस्या सबको आती है, भटकाव भी आता है, तो वहाँ पे वो स्वामी विवेकानंद जी से किस प्रकार प्रेरणा ले सकता है? वही कि मेरा जीवन किस लिए, यह कभी ना कभी तो प्रश्न पूछना ही पड़ेगा। केवल बस 2 रोटी के लिए या केवल एक संसार बसाना है इसलिए, या इतना ही जीवन सीमित रखना है, या इससे भी बड़ी अपॉर्चुनिटी अपने पास है, यह बात उसके सामने आनी चाहिए। और इसलिए इंडक्शन कोर्सेस है, इंडक्शन प्रोग्राम होते थे, उसमें भी जब विवेकानंद केंद्र के कार्यकर्ता जाके बताते हैं तो उससे परिणाम होता है कि हाँ यहाँ कुछ और अधिक है, और आप ही आपके भाग्य के निर्माता है। दूसरा तो कोई बताएगा ये करो वो करो वो करो, लेकिन करना तो अपने ही है, करना तो हमें ही है। अगर हमें करना है तो हमें उसके ऊपर काम भी करना पड़ेगा। अब यह काम करने का जो तरीका है, काम करने की रीति है, काम करने की पद्धति है, काम किस प्रकार से करे, तो मेरे जीवन से अन्यों के जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव भी हो सकता है क्या, ऐसा एक विचार देने का विवेकानंद केंद्र प्रयास करता है। और वह जब देखता है, जैसे अपने आनंदालय के बच्चे हैं, आनंदालय के लेने वाले जो आचार्य हैं, वो देखते हैं कि अरे हाँ मेरे ही भाई बहन हैं, उनके लिए मैं कुछ कर रहा हूँ, लेकिन वो करते समय कि भाई मुझे पढ़ाई के लिए इतनी कठिनाई हुई, लेकिन ये बच्चों के लिए कठिनाई ना हो, वो करने लगता है तो उसको उसमें आनंद आता है। तो यानी अपनी कार्य पद्धति के वर्ग हो, सारे प्रकल्प हो, इन प्रकल्पों में जब व्यक्ति कार्य करने लगती है तो जीवन का आनंद है। आखिर में जो स्वामी जी के लिए भी कहा था ना, ठाकुर श्री रामकृष्ण परमहंस ने कहा था कि जब तुम दूसरों के आंखों में आंसू देखोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें क्या कार्य करना है। तो ऐसा ही इन युवाओं को भी अनुभव होता है कि अरे मैंने थोड़ा सा किया, लेकिन उससे भी उसको कितना आनंद हुआ, वो उसको जैसे कुछ एक नया चीज मिला ऐसा लगा। अब यह जो नई चीज मिली ऐसी लगी ना, वो बड़ी आनंददायी है। और वह हर एक युवा ने यह अनुभव लेने का प्रयास निश्चित रूप से करना चाहिए कि हाँ ये अनुभव लीजिए। आखिर में अनुभव लेना ही पड़ेगा। देखिए युवाओं ने जब तक पुस्तक से केवल हम पढ़ के हम कुछ नहीं बनेंगे, देखिए हम अनुभव लेंगे तो निश्चित रूप से उससे परिणाम होगा। कोई भी प्रश्न का उत्तर देते हैं तो उत्तर है ना जी, तो यानी थोड़ा सा ऊपर उठो और फिर प्रश्न को देखो। आप प्रश्न में उलझे रहेंगे तो प्रश्न का उत्तर मिलना कठिन। प्रश्न से आप थोड़े से ऊपर उठो और देखेंगे तो प्रश्न का उत्तर आपको मिलता है। तो यहाँ हम उत्तर बोलते हैं, लेकिन उत्तर में ये सारी बातें हैं, ये युवाओं को जब समझती है कि हाँ प्रश्न में उलझो मत, आओ बाहर और थोड़ा कर लो और थोड़ा ऊपर उठो और देखो। अपने को ही ऊपर उठाना है और चीज़ों को देखना है, परिस्थिति को देखना है, व्यक्तियों को देखना है, अनुभवों को देखना है, और उन अनुभवों से उनका जीवन समृद्ध होता है और वह बड़ा महत्वपूर्ण है, ऐसा मुझे लगता है। तो यह अपने युवाओं में बहुत अच्छी तरह से हमें देखने के लिए मिलता है। एक युवा है जो काफ़ी समय से स्वामी जी से प्रभावित है, विचारों से, अपने अनुशासन में, लेकिन एक विद्यार्थी है, वो उसे, ये युवा है, उसे एक समय बाद ये ज्ञात हुआ कि मैं जो कर रहा हूँ वो गलत नहीं है, सही दिशा में नहीं है। तो वो वापस चाहता है कि मैं अपने आदर्शों का पालन करूँ, मैं अनुशासित बनूँ, तो वो वहाँ क्या करे? करेगा यानी जो पहले करता था वही करेगा,
लेकिन करने के पूर्व उसके जी। मन में बदलाव आया है कि अभी तक वह यह सारा विचार न करते हुए कर रहा जी। था, अब मैं ये क्यों कर रहा हुँ। हूँ। इसलिए कभी कभी ना ये प्रश्न पूछने चाहिए जी। कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, इसके पीछे क्या क्या मुझे मेरे हुँ। सामने कुछ लक्ष्य है, उसको प्राप्त करने के लिए मैं कर रहा हूँ क्या। ऐसा अपने को ही प्रश्न हुँ। पूछना चाहिए। यह पूछना पड़ेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ अभी, क्यों, कि जीवन का आनंद प्राप्त करने हुँ। के लिए, लेकिन क्या कर रहा हूँ। जीवन का आनंद प्राप्त करना है, यह अगर लक्ष्य है तो जी। मैंने काम भी वैसे ही करना पड़ेगा। हुँ। कुछ भी काम यानी पकड़ेंगे हाथ में तो होगा नहीं। हमने भी काम जिससे दूसरों को आनंद आता है, वही आनंद मुझे भी देता है। मेरे लिए दूसरा कोई काम करता है जी। और मुझे आनंद आता है ना, यार उसने अच्छा किया, उसने अच्छे से चाय ला के दिया, मुझे थोड़ा आनंद हुआ। अरे मैं दूसरों को करूंगा तो हुँ। उनको भी आनंद आएगा ना, ये तो स्वाभाविक है। तो यह जो स्वाभाविक अवस्था है वह उनको समझाना, और वह समझते हैं तो मैं हुँ। क्या कर रहा हूँ। तो मैं जीवन में यह लक्ष्य मैंने लिया है, तो इस लक्ष्य को मैंने प्राप्त पूर्ण करना है जी। उसे, और फिर कैसे करना है, यह तीसरा प्रश्न भी उसने पूछना पड़ेगा जी। कि यह करने की पद्धति भी होनी चाहिए। यह पद्धति में अधिकाधिक दूसरों को आनंद आए, ऐसी ही पद्धति हुँ। अगर होती है। इसलिए सत्संगति, सत्विचार, सत्साहित्य और सत्कार्य, ये चारों जीवन में होने चाहिए। जिसको भी अपना हुँ। जीवन बनाना है उसको इन चारों के ऊपर कहीं ना कहीं जी। देखना चाहिए कि हाँ मैं ये चारों के साथ रहता हूँ क्या, और ऐसा रहता है तो आपको दिखेगा कि उसके जीवन में फर्क आएगा। अभी ये बातें क्या है कि हुँ। युवा है, युवाओं में उच्छृंखलता रहती है, युवाओं में कुछ बातें ऐसी रहती हैं, और मैंने जैसे कहा कि हुँ। आकर्षण तो रहते हैं, लेकिन यह उनको कभी ना कभी सोचना होता है। कभी जीवन में अनुभव आते हैं, कहीं कष्ट होते हैं, कहीं दुखद अनुभव आते हैं, जी। तो वह तुरंत इसके ऊपर अरे ऐसा क्यों हुआ, और ऐसा क्यों हुआ, ऐसा उसके ध्यान में आता है, तो फिर फर्क होना शुरू होता है। तो ऐसा एक लोगों को अनुभव देने के लिए तो आप हुँ। अनुभव लीजिए। कोई दूसरा कहता है इसलिए ये करो, ये कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, इसमें मत जाइए। आप थोड़ा अनुभव लीजिए हुँ। और फिर तय कीजिए कि हाँ ये योग्य है, अयोग्य है, अच्छा है, बुरा है, तय कीजिए। यह एक बात महत्वपूर्ण जी। होती है। आज के समय जहाँ हम देख रहे हैं कि माता-पिता भी व्यस्त हैं, अपने कार्यों में सब जॉब में हैं, तो जो उनके कहें उनके जो बेटा-बेटी बच बालक हैं, उनमें एक रिश्तों में बहुत दूरियाँ आ गई हैं, तो उसको कैसे कम किया जाए? हाँ, भगवत गीता में है ना, हाँ। यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं जी। कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। तो बच्चों के लिए अपने माँ पिता जी आदर्श है, हुँ। वो जैसा करते हैं वैसा वो करने लगता है। अभी ज्यादा दायित्व तो है माँ पिताओं जी। का। माँ पिताओं ने कि मैं सारा कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ, मेरे बच्चों बच्चों के के लिए। आनंद के लिए कर रहा हूँ। बच्चों को आनंद आता है ऐसी हुँ। बातें करते हैं, या अच्छे ट्यूशन में लगा दिया, अच्छे स्कूल में डाल दिया, गाड़ी लगा दिया, जो भी हुँ। मांगता है वह सब कुछ देता हूँ, इससे होगा। कुछ समय देने की आवश्यकता है। इसलिए हम तो अपने स्कूल के पेरेंट्स को बताते हैं, बच्चे जब घर हुँ। आएगा ना, एक आधा घंटे के लिए आप अपना मोबाइल बाजू रखिए, उनके साथ स्कूल में क्या हुआ, क्या नया सीखा, उसके हुँ। जो नोटबुक्स है उसको देखो। हाँ, टिक आई है तो हाँ ठीक हुआ है, अच्छा किया बेटा। उसमें फुली हुँ। आई है तो पूछोगे क्या हुआ, क्यों नहीं आया, क्या कुछ प्रश्न है हुँ। क्या। अभी सारे माँ पिताजी पढ़े लिखे होंगे ऐसा भी नहीं है हमारे यहाँ, लेकिन टिक समझती है और फुली समझती है। हाँ। तो ये दोनों समझते हैं, तो उसको समझते हुए अगर बात करते हैं ना, तो बच्चों को लगता है कि हाँ मेरे माँ पिताजी मेरी पढ़ाई हुँ। में इंटरेस्ट ले रहे हैं। ये इंटरेस्ट लेना शुरू करते हैं,
आपको बहुत कुछ करना है ऐसा मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन थोड़ा सा समय उसके पास दीजिए, थोड़ा सा उसके साथ समय हुँ, हुँ। बिताइए। तो आप जिसके लिए यह हुँ, सारा कर रहे हैं, वह हुआ है इसका आनंद आपको मिलेगा। जी। नहीं तो आप दोनों के लिए हुँ, हुँ। उम, अ, दोनों के लिए वंचित रहते हैं। दोनों के लिए वंचित रहना और ये समझने तक समय चला जाता है। इसलिए इसके ऊपर माता-पिताजियों हुँ, को बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है कि करो, थोड़ा समय अपने बच्चों को दे दो। उसको भी बहुत ज़्यादा समय ऐसा नहीं चाहिए। आपको लगता है कि ये हुँ, मोबाइल लेके क्यों बैठा है? अरे आप बैठना बंद करो। हमारे कई सारे जगह जब ऐसे कार्यक्रम होते हैं तो हम हुँ, उनको बताते हैं कि अ, अगले 15 दिन के लिए आप एक एक्सपेरिमेंट करके देखिए जी। कि 15 दिन बिल्कुल टीवी देखना नहीं है, मत देखिए। देखिए उसका क्या परिणाम होता है। जब भी मिलते हैं कुछ बातचीत हुँ, करिए, ये टीवी, मोबाइल वगैरह सब बंद करो और रहो। और 15 दिन के बाद वो बोलते हैं कि अब हमारे ध्यान में आया कि नहीं, ये अगर हम बंद करते हैं तो हमें यह पता चलता है हुँ, कि हमारे पास बहुत समय है, हम एक दूसरों का सुख दुख जानते हैं, समझते हैं, बात करने के लिए समय है। और अभी हमने तय किया है कि हम एक आधा घंटा टीवी चलाएंगे। जो टीवी की बात है वही मोबाइल की हुँ, बात है। आप उसको बंद रखते हैं तो बंद रहेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि वो फोन आया, घंटी बजी कि हुँ, तुरंत उठाना ही है। रखो, वो बताएगा बाद में। एक आधा घंटा हमने अगर दिया है बच्चों को तो उतना दे दो और बाद में जी। ले लो। बहुत फर्क पड़ेगा। मैं तो हमारे सारे पेरेंट्स को, दोस्तों को, सबको मैं बताता हूँ कि आप ये करके देखिए। हुँ, अभी भी मेरा मोबाइल मोबाइल साइलेंट नॉन वाइब्रेटिंग मोड पे है। कुछ आता है तो रहेगा। घंटा डेढ़ घंटे बाद मैं तो लोगों को कहा है, सभी लोगों को, हुँ, देखो जैसे आपको काम है वैसे मुझे भी काम है। मैं मेरा काम कर रहा हूँ। काम होने के बाद मैं आपको फ़ोन करूँगा। आपका फ़ोन आया होगा, आपका मैसेज आया होगा, तो मेरा काम होने के बाद मैं आपको करूँगा। किसी की भी कोई हुँ, कंप्लेंट नहीं है मेरे कारण, क्योंकि मैं भी कुछ उद्योग में हूँ। जी। ऐसा हर एक व्यक्ति हुँ, रहता है। इसलिए मोबाइल का उपयोग अगर हम उस प्रकार से करते हैं या जो भी हुँ, साधन आए उन साधनों का उपयोग अगर हम उस प्रकार से करते हैं तो कोई प्रश्न नहीं आना चाहिए। आखिर में भारतीय हुँ, संस्कृति का एक विशेष जो है ना, भारतीय संस्कृति में संयम यह सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है। यह संयम हर हुँ, जगह हर एक व्यक्ति अगर बरतने लगेगा तो फर्क तो होगा, जीवन में जी। फर्क होगा। कोई साइंस है, शास्त्र है, नए हुँ, आविष्कार है, उसका ये अपने उपयोग के लिए ही है। लेकिन वो हमको चलाते हैं या हम हम उनको उनको चलाते चलाते हैं। हैं, ये नियंत्रण हमारा हुँ, होता है। नियंत्रण हम करते हैं तो फर्क होना ही। इसलिए यह करके देखने के बाद आखिर अगेन अनुभव, हुँ, ये अनुभव लीजिए। आप अनुभव लेंगे तो आपको आनंद आएगा। आपको समझ में आएगी कि नहीं भाई, ये अनुभव लेने से यह मुझे समझता जी, है, जी। मेरे ध्यान में आता है। ध्यान में आता है तो वो काम करो। इतना ही सिंपल है। हम देखते हैं माता-पिता के बाद अगर हम देखें तो युवाओं के जीवन में एक मित्र की एक अलग भूमिका होती है। तो एक अच्छा मित्र के क्या गुण होते हैं और हमें कैसी मित्रता निभानी चाहिए? मित्र के लिए कालिदास का उदाहरण है ना, जी। कालिदास ने एक उपमा दी है कि मित्र कैसा होना हुँ, चाहिए। तो मित्र बोलते हैं कि घी जैसा मित्र हो, और लहसुन होती है ना, हुँ, गार्लिक, उसके जैसा मित्र ना हो। तो घी जो है, जिस चीज में आप डालोगे हुँ, उस चीज का स्वाद वो बढ़ाता है। कोई भी घी घी जिसमें भी हुँ, डाला है, उस चीज का स्वाद, उस हुँ, चीज की टेस्ट जो है वो बहुत बढ़ती जी। है। घी अपने को उसमें इतना मिक्स कर हुँ, देता है कि उसका अपना अस्तित्व नहीं के बराबर ही रहता है। लेकिन ये लहसुन जो है ना, वो आप खाने के बाद आप कहीं भी हो, वो कुछ समय तक अपना असर दिखाती ही रहती है। आपके मुख को स्मेल आएगा, आप ढका देंगे तो हुँ, वह भी स्मेल आएगा। वो अपने को छुपा नहीं सकते हैं।
जी। वो सब में मैं प्रथम। तो दोस्त जो है वो दोस्त, हाँ, अ फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इन डीड, निश्चित रूप से वह मदद जो करता है। लेकिन मुझे क्या मदद चाहिए? मित्र जो है वह मित्र ने मेरे मेरा मेरे मित्र ने मेरे लिए मेरी अच्छाई की, हित की बात करनी चाहिए। यह हित की बात होगी ना तो बहुत फर्क होगा। दोस्त जो है वह सारी बातों में रहता है, लेकिन मित्र जो है कि मेरे मित्र की क्वालिटी और बढ़े, मेरी जी। मित्र की इच्छा शक्ति और अधिक दृढ़ हो, मेरा मित्र और अधिक अच्छा बने, ऐसी जो कामना करता है, उसके लिए प्रयत्न करता है, वह मित्र है। बाकी सारे दोस्त में रहते हैं, दोस्ती में, हाँ, दोस्ती में चलता रहता है सब कुछ। तो यह थोड़ा सा अंतर उसमें करना चाहिए। मित्र की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण। मित्र ने घर में भी तो हमारे माँ पिताजी ने कहा कि तुम कैसे हो तुम्हारे मित्र से हमको पता चलेगा। जी। वो ठीक है तो तुम भी ठीक है, क्योंकि तुम जिनके संगति में हो आखिर में उनकी संगति तुमको लगने वाली ही है। तो मित्रों से हम कैसे हैं यह भी जी। पता चलता है, और ये चयन करना हमने व्यवस्थित रूप से करना है। अगेन प्रश्न यही आता है, कहीं मार खाएगा तो ठीक होता है। जी। कभी कभी दोस्त दिया, मित्र दिया, लेकिन उसने कभी तकलीफ हुई तो फिर पता चलता है कि नहीं भाई ये कुछ गड़बड़ है, तो फिर वह बदल देता है। लेकिन फिर भी यानी अंदर की ओर जाना, यानी जैसे 10 दिशा बोलते हैं ना, तो 11वीं दिशा का भान हमेशा रखना चाहिए। ये 11वीं दिशा यानी अंतर्मुख होने की आवश्यकता है कि हाँ भाई मैं इसके साथ रहता हूँ, इसके साथ सारे व्यवहार करता हूँ, तो मैं विकसित हो रहा हूँ, मेरे में गुणों की वृद्धि हो रही है या मुझ में अवगुण बढ़ रहे हैं, मेरा टाइम पास हो रहा है या मेरे समय की इन्वेस्टमेंट हो रही है। ये विचार करना बहुत आवश्यक होता है। ये अगर विचार नहीं रहेगा ना तो फिर पछताना होता है। इसलिए मित्र तो बहुत चाहिए, मित्र बहुत अच्छे मित्र होने बहुत आवश्यक है। आपने क्या सीखा आपके मित्रों से जीवन में? मित्रों से ही है। मैंने सीखा तो ये सारा मित्रों से ही है। लेकिन मेरे मित्र सच्ची मुझे हमेशा मदद ही करते रहे, और हमारा ग्रुप वैसे अच्छा था। स्कूल में होते समय भी, कॉलेज में होते समय भी। कॉलेज में तो हम सारे मेरी पढ़ाई पूना में हुई, तो पूना के जो लोग थे उनको तो अपने अपने दोस्त थे, इसलिए हम बाहर गांव से आए हुए सारे जो थे, मैं मॉडर्न कॉलेज में पढ़ता था पुणे के, तो वो सारे हम सारे एकत्रित रहे। उनका हमारा अभी भी चलता है, हमारा भी व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें भी उनके साथ बात चलती रहती है। तो यह एक बात निश्चित रूप से हमारे लिए हुई कि मेरे लिए पुणे के दोस्त बहुत कम रहे। पुणे से बाहर से राज्यों से या बाहर गांवों से जो आए थे उनसे ही अधिक दोस्ती हो गई, और वो अच्छे हैं दोस्त, मित्र बहुत अच्छे रहे। एक आध किस्सा जो आप अपने कॉलेज के दिनों का आप बताना चाहेंगे? कॉलेज के दिनों में हम तो जाते थे घूमने के लिए, सिम्हागढ़ पे जाना या लोनावाड़ा जाना, या हम लोग ये संकष्टी चतुर्थी होती है ना, तो वहाँ से एक 20 किलोमीटर पे थेऊर करके जगह है, वहाँ चिंतामण गणपति अष्टविनायक में से गणपति है। तो हम बड़े सुबह से उठ के साइकिल पे जाके आके फिर अपना कॉलेज अटेंड करना, या कॉलेज होने के बाद जाना, क्योंकि कॉमर्स का कॉलेज, इसलिए 11 साढ़े 11 बजे के बाद फ्री, तो हम जाते थे आते थे। कई जगह ऐसे देखना, या दूर दूर तक साइकिल पे जाना, बच्चों के साथ रहना, यह होता रहता था। बाकी ऐसा तो कुछ विशेष ऐसा याद तो नहीं है अभी। अब लगभग 10 साल तक आप अरुणाचल प्रदेश में भी रहे, तो वो वहाँ का अनुभव कैसा रहा आपका? अरुणाचल का अनुभव इट्स व्हाट इज कॉल्ड एनरिचिंग अनुभव है जीवन को। उसमें
एकदम जो पहला अनुभव मेरा रहा ना, वो हमारे एक स्कूल में मैं जब गया था, तो वहाँ के प्रिंसिपल थे जयंत जोशी करके। तो वो भी वैसे महाराष्ट्र से थे, नागपुर से थे। तो उन्होंने मुझे कहा, भानु तुम आए हो ना, अच्छा है, तुम अकाउंट्स का तुम्हारा बैकग्राउंड है वो भी अच्छा है, लेकिन मेरी एक आपको विनंती है। तो बोले बोलिए, क्योंकि वो 1977 से थे, यानी 8-9 वर्ष तो उनके हुए थे। तो बोला हाँ बताइए जरूर। ये तारीख भी याद है, 8 अगस्त 1986 को मैं पहले रोइंग गया था। तो उन्होंने कहा कि भानु तुम आए हो, अच्छा है, एक बात थोड़ी याद रखो कि पहले 5 वर्ष जो है ना तुम काम करो, बोलो मत। तो 5 वर्ष के बाद तुम जो बोलेगा ना लोग तुम्हारा सुनेंगे। तो मैं बोला ठीक है, क्योंकि मेरे लिए नया अनुभव का क्षेत्र है। अकाउंट्स के बारे में आपको कुछ कहना है तो जरूर कहिए, क्योंकि अकाउंट्स है तो वो सामने सामने रहता है। अकाउंट्स में तो आगे पीछे की ऐसी कुछ बात नहीं, बहुत ज़्यादा समझने की ऐसी बात नहीं है, वो है नहीं है वो नहीं है, नहीं रहता है। तो उसके बारे में जो है बताइए। मैंने उसको बहुत नेकी से पाला कि नहीं, यानी मेरे मन में प्रश्न आते थे, स्कूल में जाता था तो प्रश्न आते थे, लेकिन हमारे जो वरिष्ठ थे डिब्रूगढ़ में, हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस था, तो वहाँ आके मैं उनको बताता था कि ऐसी ऐसी बातें मैंने देखी है। बोले ठीक है, जो भी कुछ है करना है हम कर। मुझे वो समझाते भी थे, देखो इतने इंटीरियर एरिया में लोग रहते हैं, रोज की खाने की भी प्रश्न है, रोज की चीज़ें मिलती नहीं है, तो ऐसी सारी चीज़ों जब मिलते नहीं है तो लोगों के कभी कभी कष्ट होते हैं लोगों को। तो हमने बहुत हार्श नहीं होना चाहिए जी, हम स्ट्रिक्ट रहे, यानी जो विषय, क्योंकि अपना संगठन है, व्यवस्थित चलना चाहिए, जिसके ऊपर आधारित बहुत सारी बात है। और तुम तो अकाउंट्स का देखते हो तो अकाउंट्स में जो भी कुछ है बातें बता देना, लेकिन कभी भी हार्श मत हो, स्ट्रिक्ट रहो लेकिन हार्श मत हो। और वह मैं करता रहा, इसलिए मुझे भी मार्गदर्शन मिलता रहा, और वह मार्गदर्शन के कारण मैं जब भी बाद में जब भी शिक्षकों को एक आधी बात बताता था तो शिक्षक सहर्ष स्वीकार करते थे कि इसने 4-5 वर्ष देखा है, रहा है, हम लोगों के साथ रहा है। और हम लोग बहुत रात में भी हम 12-1 बजे तक बैठते हुए हम काम करते थे जी। सारे के सारे शिक्षक साथ में लेते हुए, अकाउंट्स का काम मेरा था, अकाउंट्स में प्रत्येक व्यक्ति को साथ में लेना, उनके साथ बात करना, उससे अन्य सारे विषय कैसे चल रहे हैं देखना, ऐसा बहुत बार चलता था। तो हम सारे मैं कभी मैंने जॉइंट सेक्रेटरी होने के बावजूद भी कभी अधिकारी इस भाव से मैं कभी गया नहीं। उनमें से ही एक हूँ, मेरे पास ये दायित्व है, आपके पास बाकी दायित्व है, इतना ही फर्क है। फिर बच्चों के साथ रहना, बच्चों के साथ खेलना, बच्चों को हर समय कुछ कहानी बताना या कुछ भजन गाना, ये सारी बातें नित्य रूप से मैं करता रहा, जिसका बहुत अच्छा परिणाम रहा। तो अभी भी मैं नए जो भी लोग आते हैं उनको भी मैं कहता हूँ कि आपके पास अनुभव है, आपने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन फिर भी यह जो संगठन चल रहा है ना, तो कुछ तो व्यवस्था इसमें है। मैं नहीं कहता हूं कि यह एकदम परिपूर्ण व्यवस्था है, लेकिन कुछ तो व्यवस्था है। आप इसको देखिए, 6 महीने के बाद आपको लगता है कि इसमें कुछ बदलाव करना चाहिए तो आप बताइए, हम उसका ऐसा ऐसा बदलाव करेंगे। लेकिन फिर भी ओवरनाइट चेंजेस हम कुछ नहीं करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता जो भी बदलाव करना है वैसे हम करते रहेंगे, ताकि सिस्टम परफेक्शन की ओर जाए। और ऐसे करते हुए काफ़ी सारे, यानी अकाउंट्स में भी हमने कई सारे बदलाव लाए, अकाउंट्स की सिस्टम अच्छे से बिठाई। तो यह सारा होने के लिए सब लोगों का जो सहकार मिला, उस सहकार मिलने के पीछे यह जो सूत्र था, उस सूत्र का मुझे बहुत उपयोग हुआ। इसलिए और अपने को सब चीज़ें मालूम है ऐसा समझना भी ठीक नहीं है जी जी। तो ये अगर समझते हैं ना हम, तो हमको ज़्यादा प्रश्न नहीं होता है।
हर एक चीज़ हमको पूरी की पूरी हुँ, समझते हैं, ऐसा थोड़ा ही है। आज भी नहीं समझते हैं। तो समझो, अन्य उनसे ले लो, अन्य उनको विचारो, उनसे पूछ के जो भी बात है उसको हुँ, आगे बढ़ो। ये बहुत महत्वपूर्ण है और काम की बात इसमें से होती है। हमारे सारे हमने तय किया था कि हम अपने जी, अकाउंट्स वगैरह जो है वो अप्रैल 10 तारीख के पहले उसको पूर्ण करना है। हुँ, इसलिए मार्च महीना हमारा बहुत बिजी रहता था, क्योंकि सारे 14 स्कूल, बाद में 18 स्कूल वगैरह जो थे, तो हमारे ड्राइवर के साथ हमारा गाड़ी रहती थी। जी, जी, तो वो ड्राइवर को बोलना है, तुम दिन में काम करो, मैं रात में काम करूंगा, मैं गाड़ी में बैठूंगा तो मैं सो जाऊंगा, तुम तुम्हारा काम करो। तो ऐसा हमारा हुँ, एग्रीमेंट रहता था, चलता रहता था। इसलिए काम करने में भी आनंद आता था, समय भी पूर्ण होता था, और सबका सहयोग, हुँ, सब लोगों का सहयोग हमेशा ही मिलता रहा। इसलिए अरुणाचल के काम में जो आनंद आया ना, हुँ, एक तो निसर्ग है, बच्चे बड़े, बच्चे हो या पेरेंट्स हो, बड़े ओपन, फ्री हुँ, माइंडेड, यानी ब्लैंक स्लेट बोलते हैं ना, जी, ऐसे सारे। आप क्या लिखना है तो आपने हुँ, तय करना है, आप अच्छा लिखेंगे अच्छा मिलेगा। वहाँ के तो लोगों से क्या सीखा आपने? वहाँ के लोगों से ये ओपननेस जो है हुँ, ना, कि हाँ, मेरे मन में गुस्सा आया तो वो बताते भी हैं, लेकिन 5 मिनट के बाद वो ठंडे भी होते हुँ, हैं। हमको ये 5 मिनट के लिए थोड़ा सा राह देखना पड़ता है, फिर बाद में वो समझते हैं, अरे क्यों किया गुस्सा मैंने, लेकिन स्वभाव है, निसर्ग में रहते हैं ना, तो कई बार ना जो संकट है वो हुँ, कहाँ से आएगा वो पता नहीं पता चलता नहीं। है। तो वह इमीडिएट रिस्पॉन्स हुँ, ऐसा देना होता है। तो इमीडिएट रिस्पॉन्स जहाँ भी देना होता है, वहाँ ये सारे प्रश्न आते हैं। तो ये इमीडिएट रिस्पॉन्स देने की हुँ, अपनी कभी बात होनी नहीं चाहिए। ये भी मैंने उनसे सीखा कि इनका स्वभाव में ये हुँ, बात है, ये क्यों है? क्योंकि वो निसर्ग में जी, रहते हैं, आंसर में अनसर्टेनिटी रहती है। तो ये अनसर्टेनिटी के कारण हुँ, उनके मन उनका ऐसा स्वभाव बना है। तो इस स्वभाव को मैंने अगर समझा है, तो इसको अपने जीवन में भी जी, लाना चाहिए। इसलिए कोई भी चीज़ है, एकदम तुरंत रिस्पॉन्स देना ही है, ऐसी हुँ, कोई आवश्यकता नहीं है। थोड़ा-सा रुको, समझो, समझने का प्रयास करो, ये भी उनसे मैंने सीखा। और हर एक क्षेत्र में उनका यानी बेसिकली कला कला क्षेत्र में जी, अगर देखते हैं ना, तो उनमें बहुत अच्छी बात रहती है। हमारे एक ईरे लिंगी, भरत लिंगी, ऐसे हमारे 2 युवा थे। हुँ, तो एक दिन हम स्कूल में गए थे, तो किसी शिक्षक के साथ थोड़ा-सा उनका झगड़ा हुआ था। बच्चे हैं, शिक्षकों ने मारा होगा, बच्चों ने मारा होगा। बच्चों बच्चों को मन में उसका प्रश्न आया। तो क्यों आपने ऐसा किया? तो वो भरतलिंगी था, उसने मुझे पूछा कि सर, लेकिन हमारे टीचर तो हुँ, हमसे बड़े हैं ना, तो उनको क्यों गुस्सा आता है? हमको गुस्सा आया ये तो गलत है, ये तो हम जानते हैं, लेकिन वो तो बड़े हैं, उनको तो गुस्सा नहीं आना चाहिए, उन्होंने भी हमको जी, समझना चाहिए। अरे भाई, ये तुम्हारे ऊपर गुस्सा था, वो तुम अच्छा बनो हुँ, इसलिए, वो दिखाने के लिए गुस्सा था, ये करने के लिए थोड़ा ही गुस्सा होता है। सही बात है। तुम्हारे लिए करने के लिए गुस्सा नहीं, लेकिन दिखाने के लिए गुस्सा था। लेकिन उसने जो हुँ, प्रश्न पूछा ना कि शिक्षक को क्यों गुस्सा आता है, ये जो उनका पूछने का बात है ना, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने मन को छुई कि ये बच्चे भी इस हुँ, प्रकार से देखते हैं। बाद में वो समझ गया कि आखिर में मैं और अच्छा बनूं, इसके लिए तो मेरे शिक्षक मेरे से गुस्सा करते हैं, ताकि मेरे में कोई कमी न रहे, मेरे में कोई त्रुटि न रहे। तो यह बच्चों को समझाना पड़ता है। बच्चे अच्छे हैं, लेकिन बच्चों को कुछ बातें समझानी पड़ती हैं। समझाते हैं तो कोई प्रश्न, समझाते नहीं तो बच्चे हैं, हुँ, गुस्सा करेंगे, होता है। ये भी वहाँ के लोगों से भी, जी, बच्चों से भी, प्रकृति से, सभी लोगों से बहुत सारी बातें ऐसी सीखने की। और उनकी पद्धतियाँ भी ना बहुत सुंदर हैं। हाँ, उनके एक सिले करके, ओयान करके हमारा स्कूल है, वहाँ से नज़दीक एक सिले करके जगह है।
से एक गांव के पेरेंट्स ही मिलने के लिए आए थे, तो उनके साथ बात हो रही थी। तो बोले जन्मते तो सब सारा हिंदू ही है, जब उसका बपतिस्मा होता है तो क्रिश्चियन होता है, जो सुनता होती है तो मुसलमान होता है, इसलिए हिंदू होना ये क्या बात है। बोले मेरे मन में, मेरे लिए तो एकदम अलग सा विषय था, मैंने भी कभी ऐसा कभी चिंतन किया नहीं था। लेकिन वो गांव का, हमारी दृष्टि से देखेंगे तो अनपढ़ आदमी जी, लेकिन वह इतनी सुंदर बात बताई। मैंने बोला कि आखिर में शिक्षित कौन है, एजुकेटेड कौन है? एजुकेटेड तो वो है, हमने तो ये बात नहीं देखी। तो ये जो बात है कि हम सारे लोग कहते हैं सनातन है, हम हिंदू, हम सनातन है, हम जन्म से ही है। कोई भी यानी पृथ्वी पे जन्मा हुआ प्रत्येक व्यक्ति वो कहते हैं कि वो जन्म से हिंदू ही होता है या सनातनी होता है। उसमें बदलाव आता है जब कुछ क्रिया करते हैं तब। तो यह बात तो मेरे लिए भी बहुत उन लोगों से सीखने जैसी रही है हमेशा। बहुत अच्छा 10 वर्ष, इसलिए मैं हर साल 1-2 महीने जाता रहता हूँ, लोगों के साथ फिर से बैठना, फिर से सुनना, फिर से नई बातें लेना, ऐसा चलता रहता है। गुरु शिष्य की जो परंपराएं थी अगर हम देखें तो उस पर कैसा असर पड़ा है कुछ 10 सालों 20 सालों में, जो ब्रेक डाउन हुई है, जो हम पहले के समय देखा करते थे गुरु के प्रति शिष्य का किस तरीके से सम्मान आदर था, आज वो नहीं है। तो क्या कारण रहा उसका? मैं कारण शिक्षक है। शिक्षक जो है, क्या मुझे शिक्षक बनना था इसलिए मैं शिक्षक बना हूं, ये बाकी कुछ अवेलेबल नहीं इसलिए मैं शिक्षक बना, चॉइस से बना हूं या कंपल्शन से बना? जो चॉइस से बना है उससे हर एक व्यक्ति, हर एक बच्चा सीखते रहता है, क्योंकि वो गुरु ही है। लेकिन जो कंपल्शन से बना है वो ग्रीन पास्चर ढूंढता रहता है, इसलिए उसका वो बच्चों पे जो असर लाना चाहिए वो ला नहीं सकता है। और इसके कारण सारे प्रश्न हैं। बच्चों में कोई प्रश्न नहीं है, मैं आज भी कहता हूं बच्चों का कोई प्रश्न नहीं। बच्चे कोरी स्लेट है, ब्लैंक स्लेट है, आप जो लिखना चाहते हैं वह लिख लीजिए, लेकिन आप अच्छे रहो। हम जितने भी समाज के ऐसे रिस्पॉन्सिबल सिटीजन जैसे कहते हैं, जिसमें शिक्षक एक महत्वपूर्ण है, उसने यह सोचना चाहिए कि मैं पहले, वो शिक्षक ही रहता है कि शिक्षक से गुरु बनता है, यह भी एक बात रहती है। चलो शिक्षक और गुरु, शिक्षा इज इक्वल टू गुरु, ऐसा भी समझेंगे तो भी प्रश्न नहीं है। लेकिन मेरा दायित्व है कि मैं बच्चों को योग्य मार्गदर्शन करूं, और फिर यद्यदाचरति श्रेष्ठः जो है वो भी वहाँ अप्लीकेबल होता है। बच्चे मुझे बड़ा आदर देते हैं, मुझसे सीखते हैं, तो मैंने मेरे बर्ताव में और अच्छापन लाना, ये मेरा निश्चित रूप से दायित्व होता है। तो ये दायित्व अगर आता है तो शिक्षक, मैं तो ओपनली कहता हूँ कि आज शिक्षक अगर बदलेगा आज, तो भारत माता जगत गुरु होने का जो स्वामी जी का सपना है वो आज भी पूरा हो सकता है। बस शिक्षक केवल अपनी भूमिका समझे जी, वो भूमिका समझता है तो बदलाव होना तुरंत है। क्योंकि इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा और कुछ बनेगा, लेकिन ये बाद में बनने वाला है ना जी। शिक्षक सिखाएगा तभी बनेगा वो। इसलिए शिक्षक की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है, और शिक्षक ने इस बात को समझना और करना, यह खूब खूब महत्वपूर्ण है। शिक्षकों ने ये अपना दायित्व समझेंगे ना तो बहुत फर्क पड़ेगा। आज के विषय के अंतिम पड़ाव की ओर हम चलते हैं, तो मैं चाहूँगा कि भगवद गीता के ऊपर कुछ हम जाने हम आपसे। तो कौन सा श्लोक है जो विद्यार्थियों को दिनचर्या में हमेशा स्मरण रहना चाहिए, और कौन सा अध्याय है जो आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है आपके जीवन में, और क्यों विद्यार्थियों को, युवाओं को, सबको, इवन सबको भगवद गीता पढ़नी चाहिए, उसको समझना चाहिए, उसके सार को समझना चाहिए? विषय बहुत लंबा है, बड़ा है, लेकिन
कौन सा श्लोक अगर लेना है हाँ, तो युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःख। इस सारे जीवन में युक्त होना चाहिए। जीवन में दिन भर में क्रिया तो करनी ही है। यह क्रिया युक्त, युक्त यानी एक तो योग्य हो, जी, सीमित हो, नियंत्रित हो, यह एक है। दूसरा युक्त है कि इसको मेरे ध्येय के साथ जोड़ने वाली भी है। अगर मेरे ध्येय के साथ नहीं जोड़ती है तो उसका कोई मतलब नहीं। खाना खाना है, अरे खाना मैं किस लिए खा रहा हूं? कि मेरा शरीर और अधिक मजबूत बने, मैं जो कार्य करना चाहता हूं उस कार्य के लिए जो शक्ति चाहिए वह शक्ति मुझे प्राप्त हो, इसलिए मैं खाना खा रहा हूं। जी, इसलिए फिर मैं जंक फूड खाऊं क्या, नहीं खाऊं क्या? विचार करो, देखो, समझो। अगर ये युक्त नहीं है तो मत खाओ, युक्त है तो खाओ। इतना ही सिंपल है। ऐसा ही कितना समय सोना है, कितना समय क्या करना है, यह सारी जो बातें हैं, यह बातों के दृष्टि से यह युक्ताहार विहारस्य यह जो श्लोक है वह बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक मुझे लगता है। युवाओं के दृष्टि से देखेंगे तो एक सुंदर अर्जुन का जो प्रश्न है कि चंचलम हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़ं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। आप ये सारी बातें तो कह रहे हो लेकिन मेरा मन इतना चंचल है। नहीं, वायु को भी पकड़ना संभव है लेकिन मन को पकड़ना संभव नहीं है। तो क्या करूं मैं? तो भगवान बहुत सुंदर उत्तर देते हैं। असंशयम महाबाहो मनोदुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। उसमें कोई संशय नहीं है, मन तो ऐसा है ही। विचार आते हैं जाते हैं, कितने प्रकार के विचार, क्षण क्षण में विचार बदलते रहते हैं, ऐसा मन तो है ही। लेकिन हाँ, मार्ग है। महाबाहो, इतने बड़े मन, हाथों वाले, मार्ग तो है। मार्ग क्या है? अभ्यास और वैराग्य। कि हाँ, जैसे मन में समझ में आता है कि अरे मन भाग गया, उसको पूछो अरे कहाँ गए हो, आ जाओ, धन में अपने काम में लगो। जैसे यह अभ्यास बढ़ेगा तो मन एक जगह में स्थिर होगा और मन को विषयों के प्रति आकर्षण रहेगा, राग, अट्रैक्शन रहेगा। वो जिससे अट्रैक्शन है उससे वैराग्य प्राप्त होगा, उससे नहीं। भाई अब भी मेरा काम ये है, हाँ ठीक है, जलेबी अच्छी लगती है लेकिन अब भी मेरा जो काम है उस काम में जलेबी का महत्व नहीं है ना, तो जलेबी को बाजू रखो, अभी विचार भी मत करो। यही बात मैं अगर गणित की पढ़ाई कर रहा हूँ तो बाकी साइंस बाजू रखो, अभी अभी केवल गणित में रहो। गणित में रहोगे तो निश्चित रूप से वैराग्य प्राप्त करोगे और वैराग्य प्राप्त करते हुए कि बाकी विषय आते हैं तो उनको अभ्यास से दूर करते रहोगे तो फिर गणित का अभ्यास ठीक होगा। गणित का अभ्यास होने के बाद फिर फिजिक्स का ले लो, केमिस्ट्री का, जो भी करना है वो करो। जैसा दिन के जीवन में है, विद्यार्थी के जीवन में, ऐसे हर एक व्यक्ति के जीवन में भी है। और इसलिए यह जो अभ्यास और वैराग्य, यह जो दोनों बातें हैं बड़ी महत्वपूर्ण है। और इसको लेते हुए अपना ध्यान हो, यानी ध्यान में बैठना है तो ध्यान आप करते हो तो आखिर में विषय तो आते रहेंगे, लेकिन क्या हम बता सकते हैं कुछ समय के लिए रोको भाई, मुझे अभी तो ये करने दो, बाद में मैं देखूंगा। जैसे मोबाइल का कि भाई बाद में मैं अटेंड करूंगा ना तुमको, आप भी क्यों रहो, वैसा ही इसका भी है। ऐसा अगर हम करते हैं तो उसका बहुत लाभ होगा। और इसलिए भगवत गीता के में जो अर्जुन के सारे प्रश्न जो है वो हम सबके प्रश्न हैं, और हम ये प्रश्न अर्जुन के माध्यम से भगवान ने हमको जो समझाए हैं वह हम समझते हैं, वह अपना जीवन एक उत्कृष्ट जीवन बनेगा, श्रेष्ठ जीवन बनेगा। आखिर में मनुष्य है, नर से नारायण बनने की आवश्यकता है, वो कैसे बनेगा? जन में जनार्दन दिखने की आवश्यकता है, वह देखे। जीव में शिव है, उसको देखे, तभी नर का नारायण भी बनेगा। वह नर का नारायण बनने की प्रक्रिया जो है, आखिर में अंदर में जाओ, अपना स्वधर्म समझो,
मैंने क्या करना योग्य है वह समझो और वो करो, वो करेगा तो कोई प्रश्न नहीं। यही बात जो भगवत गीता में है, इसलिए भगवत गीता हमेशा के लिए एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है और रहेगा भी, उसमें कोई प्रश्न नहीं। हम उसका चिंतन याद करें, कुछ बातें समझने का प्रयास करें और समझते हुए उसको कहीं ना कहीं अप्लाई करने का, अपने जीवन में भी लाने का प्रयास, यह हमको करना पड़ेगा। आखिर में अर्जुन को वैसे देखा जाए तो तुरंत जैसा ही पहला अध्याय पूर्ण अर्जुन विषाद योग हो गया, तो भगवान श्री कृष्ण उसको कह सकता था कि भाई उठो और युद्ध करो, मुझे बाकी कुछ बातें मत भरो। अब भी बाकी बातें करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा पहला एग्रीमेंट हुआ है, जो कृष्ण कहेगा वो सब करेंगे, तो तुम युद्ध करो। लेकिन कृष्ण ऐसा करता नहीं। जब तक अंदर से तैयारी नहीं है तब तक बाकी बोलने से क्या मतलब है। सही बात। फिर से प्रश्न आएगा, करता भी तो भी फिर से प्रश्न आएगा, फिर से ये नीचे बैठेगा, ऐसा ना हो। इसलिए पूरा समय दिया, जो भी कुछ 90 मिनट 100 मिनट का समय होगा वो पूरा समय दे दिया। सारे प्रश्नों के उत्तर बड़े शांति से, समझदारी से दिए, आनंद से दिए। उसका भी और प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित किया। प्रश्न पूछते हुए मन जब स्वच्छ हो तब अर्जुन कहता है, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादात्मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम। तो अब मैं समझ गया हूं मैंने क्या करना है। जब यह मन की तैयारी होती है तो बस अब आप कहिए मैं करूंगा। यह हर एक के जीवन में होने की आवश्यकता है। अपना जीवन, अर्जुन तो इतना बिजी था, इतना देखो इतने सारे लोगों के साथ युद्ध करना, उनसे भी श्रेष्ठ सारे, कितने प्रश्न मन में होंगे। सारे प्रश्नों उनके तुलना में अपने जीवन में इतना क्या बड़ा प्रश्न है। लेकिन फिर भी हमें लगता है वो तो हाँ ठीक है भाई। तो अर्जुन से यह बात सीखते हुए, भगवान श्री कृष्ण से बात सीखते हुए भगवत गीता अपने जीवन में लाने का अपना प्रयास नित्य रूप से होना बहुत आवश्यक है। और इस दृष्टि से हर एक व्यक्ति ने, वो युवा है, युवाओं के दृष्टि से भगवत गीता बताएगी। आप ऑफिस में काम कर रहे हैं तो उस दृष्टि से कहेगी, गृहिणी है तो उसको कहेगी, अधिकारी है तो अधिकारी की दृष्टि से कहेगी। जिसको जिस रूप में चाहिए उस प्रकार से भगवत गीता आपको बताएगी। यह मेरा अपना विश्वास है। और इसलिए भगवत गीता का अभ्यास नित्य रूप से करना हर एक ने करने की आवश्यकता। अपनी इस भारत माता को जगत गुरु बनाना है तो हमें भी यह सारे कार्य करने पड़ेंगे। और ये कार्य करने का तरीका भगवान श्री कृष्ण ने हमारे लिए बता के रखा है, इसको उपयोग करो। आपने अर्जुन का बताया, वही हमें कर्ण से क्या सीखना चाहिए? कर्ण से सीखना चाहिए कि ईर्ष्या से जीवन नहीं बनता है। कृष्ण कर्ण के मन में जो अर्जुन के प्रति हमेशा ईर्ष्या रही, वो ईर्ष्या के कारण उसके मन में सारे प्रश्न होंगे। यानी आपने भी पढ़ा होगा कि भगवान श्री कृष्ण और कर्ण, इन दोनों की कहीं ना कहीं तुलना वगैरह होती है। तो कृष्ण को गोकुलवासी कहा, गोपाल कहा, उसको कुछ खराब नहीं लगा। उसने तो अरे हाँ मैं तो गोपाल हूँ, गायों को पालता हूँ, लेकिन गो माने इंद्रिय, इन इंद्रियों के ऊपर भी मैं उनको भी कंट्रोल करता हूँ, ऐसा ही नहीं। लेकिन कर्ण तो वो अपने जीवन भर मेरा जन्म कहाँ हुआ, क्या हुआ, इसके ऊपर ही कोसता रहा। मैं अधिरथ राधा का पुत्र, सूत पुत्र हूँ, यही बात उसके मन में हमेशा रही। मुझे कोई भाव नहीं देता है, मुझे अपमानित हुआ है, वही उसके जीवन में रहा। कृष्ण के जीवन में हम देखते हैं तो कितने सारे प्रश्न आए, लेकिन हर एक प्रश्न को, लेकिन आया प्रश्न, लिया उसको, उत्तर जो भी है दे दिया, आगे बढ़ा। उसको लेते हुए क्यों बैठना है? तो यह जो बात है ना, ये बात बड़ी महत्वपूर्ण। और इसलिए अगर कर्ण उस समय जब भी कुंती माता ने कहा
या फिर हुँ, कृष्ण ने कहा। और अगर महाभारत का युद्ध नहीं होना है ऐसा अगर उसके मन में लगता था, तो कर्ण पांडवों की साइड में आता तो वो बदल जाता था। इतनी शक्यता उसमें थी, क्योंकि भीष्म पितामह और द्रोण इनके ऊपर दुर्योधन का कितना विश्वास था ये बड़ा प्रश्न है, लेकिन कर्ण के ऊपर उसका बड़ा विश्वास था। लेकिन कर्ण ने एक भी लड़ाई में वो कहीं जीता है, अर्जुन के सामने कहीं खड़ा रहा है, ऐसा तो कोई उदाहरण नहीं है पूरे नहीं, पूरे महाभारत में। और शाप मिले हैं ये भी बात है, क्योंकि केवल इस ईर्ष्या के कारण। इसलिए जीवन में कभी भी ईर्ष्या न रहे। ईर्ष्या के कारण केवल हमारा पतन ही होता है, हम और अधिक बढ़ते नहीं हैं। और अच्छे दोस्त है तो दोस्त ही ऐसा भी, अगर मैं दुर्योधन मेरा अच्छा जी, दोस्त है तो उसके प्रति मैं वफादार रहना चाहता हूँ, तो फिर तुम्हारे कवच कुंडल क्यों दिए हैं? तुमको तो और पहले बताया भी गया था कि भाई इंद्र इस प्रकार से मांगने के लिए हुँ, आएगा, तुम मत दे दो। ये सूर्यदेव ने उनको कहा था, लेकिन उसने माना नहीं। मैं मेरा दानवीर हूँ, यानी दानवीर का अभिमान रहना और स्वभाव से ही दानवीर रहना। दानवीर करके निश्चित रूप से वो श्रेष्ठ था, कोई प्रश्न नहीं, लेकिन फिर भी वो एक अभिमान था। यह अभिमान होना चाहिए क्या? यह एक बात कृष्ण के कर्ण के बारे में जब सोचते हैं तो निश्चित रूप से मन में आती है। श्रेष्ठ था, अच्छा धनुर्धर था, सब कुछ बातें हैं उसमें, श्रेष्ठता के लिए तो कोई प्रश्न ही नहीं है। लेकिन ईर्ष्या के कारण यह जो सारे प्रश्न निर्माण हुए, ऐसे प्रश्न हमें भी कभी अपने तुल्य बल मिलता है, अपने से और अच्छा मिलता है, तो यह बात अपने मन में न हो, इसके लिए हमें प्रयास करेंगे। अगर हम इस प्रकार से प्रयास कर सकते हैं तो करना भी हमको जी। सिखाता है। हर एक व्यक्ति सिखाता है, करना भी हमको सिखाता है, ऐसा लगता अंत में आपका लगभग 4 दशकों का अनुभव रहा है, है। उसके साथ और आपने जो भी अध्ययन किया, उसको लेके आप आज का जो हमारा यूथ है, युवा, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? बस युवाओं के लिए मैं यही कहूँगा कि स्वामी विवेकानंद यह युवाओं के आदर्श है। इनको जीवन में लाने का भरसक प्रयास करें। उनके आप जो भी, यानी स्वामी जी की 3 बातें जो है ना, वो 3 बातों को मैं फिर से आपके सामने रखता हूँ कि एक, ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, द गोल इज टू मैनिफेस्ट दिस डिविनिटी बाय कंट्रोलिंग नेचर एक्सटर्नल एंड इंटरनल। मुझ में ईश्वरत्व है, इस ईश्वरत्व का प्रगटीकरण करने के लिए मैंने मुझ पर कंट्रोल, संयम लाना, यह बड़ा महत्वपूर्ण। जी, तो मैं रोज मेरे गुणों का विकसन कर रहा हूं क्या? यह प्रश्न हर एक युवा ने पूछना चाहिए, हर एक व्यक्ति ने पूछना चाहिए। जीवन में प्रश्न आएंगे ही, ऐसा नहीं होगा कि जी, सारा कुछ केकवक रहेगा, रहेंगे प्रश्न, लेकिन यह प्रश्न मुझे कुछ सिखाते हैं। तो यह प्रश्न सिखाते हुए मैं और अधिक विकसित होता हूँ। तो मैं, मेरा विकास हो रहा है क्या, यह प्रश्न निश्चित रूप से पूछे। इसलिए आत्मावलोकन करते हुए यह रोज देखना कि मुझ में क्या विकास हुआ है, कल के दिन या आज सुबह से शाम तक जो भी मेरा दिन गया, उस दिन ने मुझे क्या सिखाया, और मैं और अच्छा बनूं, इसके लिए मैंने क्या करना चाहिए। ऐसे ही कुछ प्रसंग जीवन में हुए, उससे कुछ सीखना। यह सीखने के बाद कौशल्य प्राप्त होता है, सब कुछ कुछ चीज़ें प्राप्त होती है। इसका प्रयोग क्या करें? दे अलोन दी हु लिव फॉर अदर्स, द रेस्ट आर मोर डेड देन अलाइव। दूसरों के जीवन में रत्ती भर भी आनंद लाने का प्रयास करें, कुछ ना कुछ उनके लिए करने का प्रयास करें। भाई से दूसरा व्यक्ति, यह दूसरा व्यक्ति नहीं है, अपना ही एक्सटेंशन है, अपना ही विस्तृत स्वरूप है। तो इस विस्तृत स्वरूप के आनंद के लिए अगर मैं कुछ न कुछ करते रहूंगा तो वो बड़ा अच्छा। लेकिन कर्म करता है तो करता है जी, मिति मन्यते, ऐसा भी भाव आता है। इसलिए यह कर्म, यह सेवा बने, सेवा बनती है तो शिव भाव से जीव सेवा। हर एक जीव में जो शिव है, उस शिव की सेवा करने का मुझे एक मौका मिला, एक अवसर प्राप्त हुआ।
वह अवसर मैंने उपयोग किया। जी। तो कर्म यह सेवा में बदलो, यह जो बात है यह भी बात महत्वपूर्ण। तो स्वामी जी के ये 3 बातें, तीनों उद्गार जो है वो स्वामी जी के ही। ये 3 उद्गारों के ऊपर अगर हमारा जीवन बनाने का हम प्रयास करते हैं तो फिर विस्तार ही जीवन यही होगा। स्ट्रेंथ इज लाइफ, की बल यही जीवन है, यह भी होगा। और फिर यह जीवन जो है, जीवने यावदादानम स्यात् प्रदानम ततोहिकम, इस जीवन में हमने सारे लोगों से, सारे समाज से, सृष्टि से सब कुछ पाया है। अब जितना पाया है उससे भी अधिक देने का विचार अपने मन में हो, इस दृष्टि से अपना जीवन बनाने का प्रयास प्रत्येक युवा करे, प्रत्येक व्यक्ति करे। और भक्त करते हुए स्वामी जी का सपना साकार करने में मेरा भी कुछ योगदान है। मेरा भी एक गिलहरी जैसे छोटा सा योगदान क्यों ना हो, लेकिन मेरा भी योगदान है। ऐसी कृतकृत्यता, ऐसी कृतार्थता जीवन में प्राप्त होगी तो निश्चित रूप से एक सार्थक जीवन जीने का अनुभव जो है वह हर एक व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। इसलिए लग जाओ स्वामी जी के काम में, बस, बाकी कुछ नहीं। यही एक विचार हर एक व्यक्ति रोज स्वामी विवेकानंद को कहीं ना कहीं याद करना, और मैं उनका काम कर रहा हूं, यह भाव अपने मन में रखते हुए जो भी काम है वो करे। समाज के लिए सारे कामों की आवश्यकता है, कोई काम छोटा नहीं है, बड़ा नहीं है। प्रत्येक काम हम किस भाव से करते हैं उससे वह छोटा या बड़ा होता है। तो इस दृष्टि से अपने कामों के बारे में चिंतन करते हुए अपना जीवन श्रेष्ठ बनाने का जो मार्ग स्वामी जी ने बताया है, भगवत गीता ने बताया है, उसको अपनाने का प्रण संकल्प अगर प्रत्येक युवा करता है तो निश्चित रूप से हम अपने जीते जी ही भारत माता जगत गुरु बनी हुई हम देख सकते हैं। यह निश्चित है, यह उसमें कोई और कुछ उसमें क्या बोलते हैं, द्वंद्व रहने का कोई प्रश्न आवश्यकता नहीं, निश्चित रूप से होना है। बहुत कुछ जाना हमने आज आपसे, युवाओं के विषय में जाना, किस तरीके से हम आदर्श विद्यार्थी बन सकते हैं उसमें के विषय में जाना, एक अच्छे पेरेंट्स कैसे बने, क्या आदतें हैं, एक अच्छा मित्र क्या होता है, हमने उसके विषय में जाना। काफ़ी सारे विषयों में हमने चर्चा करी और मुझे लगता है कि आज का जो हमारा ये पॉडकास्ट है युवाओं के ऊपर जो विषय है वो उनके लिए लाभकारी शायद होगा। अगले फिर किसी और विषय के साथ हम आपके साथ बैठेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। जब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जरूर जरूर, किसी को कोई प्रश्न आते हैं, आपके पास आते हैं तो वह भी मुझे बताइए, मैं भी चिंतन करते हुए उसके ऊपर मेरा जो भी कुछ उत्तर होगा वह भी देने का प्रयास करूँगा, बात करने का भी प्रयास करूँगा। जिसको भी कोई प्रश्न होता है तो वो हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे मैसेज कर सकता है। यूट्यूब पर जो हमारा चैनल है विकास पॉडकास्ट, उसमें नीचे हमें टेक्स्ट कर सकता है, ईमेल कर सकता है। तो फिर मैं आपको धन्यवाद। प्रणाम, नमस्कार।